Hello everyone, I am Professor Kaleem from Government Postgraduate Islamia College Gujranwala. Welcome to my class of Intermediate Part 2. Today's lesson is The Dying Sun, written by Sir James Jeans. In this lesson, we will come to know about the universe, the space, the galaxy, the stars, the sun, the Big Bang, the planets, the earth, the beginning of life, and the suitable temperature for the existence of life on a certain planet. ये हमारे इस लेसन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और हम अब इनके मुतल्लिक़ थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जिसके अंदर स्पेस है, जिसको आप खला कहते हैं। इसी स्पेस के अंदर फिर हमें गैलेक्सीज मिलती है और जिस पर्टिकुलर गैलेक्सी में हमारी ज़मीन और इसका प्लानिटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है, उसको एक ख़ास नाम द मिल्की वे दिया जाता है। तो जब हम इस कायनात की वुसअत के मुतल्लिक़ जानते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी अनइमेजिनेबल इमेंस थिंग है जिसके अंदर वी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स स्टार्स इन इट। इससे पहले कि मैं आपको यूनिवर्स की वुसअत के मुतल्लिक़ बताऊं, मैं आपको ये बताते चलूं कि इस कायनात के अंदर जहाँ कई गैलेक्सीज़ हैं, वहाँ उन गैलेक्सीज़ के अंदर लाखों सितारे मौजूद हैं और अगर हम उन सितारों की जो एक वुसअत है उसको जानना चाहें तो हमें पता चलता है आफ्टर रीडिंग द लेसन कि ये जो स्टार्स हैं ये इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस जैसी कई ज़मीनें अगर आप एक सितारे के अंदर डाल दें तो फिर भी उस सितारे के अंदर कुछ जगह बच जाएगी। तो यहाँ से हमें एक सितारे कि वो कितना बड़ा होता है उसका पता चलता है। और जब एक सितारा इतना बड़ा है और फिर ये सितारे जो है वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो एक कितनी वसी और अरीज़ और कितनी बड़ी एक चीज़ है। और इस कायनात के अंदर ये जो सितारे हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये जो कायनात है इसके अंदर जो
हमारी ज़मीन है और उस ज़मीन के अंदर हमारा जो घर है वो कितना ही छोटा है। उसके छोटेपन का हमें इस कायनात की वुसअत से पता चलता है। तो ये जो स्टार्स हैं, ना सिर्फ हमें इस लेसन में इनकी तादाद के मुताल्लिक पता चलता है, बल्कि इनकी जो वुसअत है उसके साथ साथ इनके मूव करने के मुतल्लक भी हमें बताया जाता है। तो ये जो सितारे हैं, जैसा कि हमने इनका जो साइज़ है उसको डिस्कस किया कि ये अपने अंदर कई ज़मीनें समा सकती हैं और फिर भी कुछ जगह बच जाती है। तो इन सितारों की जो तादाद है उसके मुतल्लिक भी हमें जानने को मिलता है। और इस लेसन में सर जेम्स जीन्स सितारों की तादाद समझाने के लिए हमें एक मिसाल देते हैं कि सितारों की तादाद जो है उन ज़र्रों की तादाद के बराबर है जो कि इस दुनिया के तमाम जो साहिल हैं, जो समंदर के किनारे हैं, वहाँ पर पड़े जो रेत के ज़र्रे हैं। तो अगर हम इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी साहिल हैं और उन साहिलों के किनारों पर पड़ी हुई रेत के ज़र्रों को अगर हम गिनना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनको गिन पाएंगे। तो लिहाजा यहाँ से पता चला कि वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टार्स इन दिस यूनिवर्स। इसके साथ साथ जब हम स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार्स के हवाले से हमें यह भी पता चलता है कि ये जो स्टार्स हैं ये मूव कैसे करते हैं। तो हमें ये बताया जाता है इस लेसन के अंदर कि स्टार्स ट्रैवल अलोन, ओनली सम स्टार्स मूव इन ग्रुप्स। मगर वो जो स्टार्स हैं जो कि ग्रुप्स की शक्ल में मूव करते हैं वो भी इतनी दूरी पर होते हैं कि उसकी अगर हम फिर एक मिसाल देखें तो वो ऐसे है कि जैसे हमारा जो समंदर है उसके अंदर एक जो शिप है वो करोड़ों मील की दूरी पर दूसरे एक जो है शिप को देखे। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ये जो स्टार्स हैं ये अपने ख़ास ऑर्बिट्स जो है, जो मदार हैं इनके, उन्हीं के अंदर रहते हुए अपनी हरकत करते हैं। और इसीलिए ऐसा नामुमकिन है कि एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार के साथ टकरा जाए। मगर अकॉर्डिंग टू दिस लेसन सर जेम्स जीन्स हमें एक कयास करते हुए आज से सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो का वाक़या सुनाते हैं, जो कि एक असम्पशन है। उस रेयर इवेंट में क्या हुआ कि एक सितारा, अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू द स्पेस केम नियर द सन। एक सितारा इस खला के अंदर हरकत करता हुआ सूरज के करीब आ गया।
तो उसके करीब आने से उस सितारे ने अपने से बड़े सितारे पर, जो कि सूरज है, उस पर कुछ टाइड्स जो है वो रेज करना शुरू की। और जैसे जैसे वो सितारा सूरज के करीब होता गया, वो जो टाइड्स थीं, वो जो लहरें थीं, वो लहरें इतनी ऊंची होती चली गई कि उन्होंने एक बहुत बड़े अनइमेजिनेबल जो हाई माउंटेन है उसकी शक्ल ले ली। We cannot imagine the size of that mountain on the surface of the sun. और जब वही सितारा सूरज के करीब से होता हुआ उससे दूर हटने लगा, तो वो जो एक बहुत बड़ा पहाड़ लहर वो जो उठी थी उस सूरज के ऊपर, वो अपनी जो टाइडल पुल थी, जो उस सितारे की वजह से उसके ऊपर एक जो कशिश थी उसकी, जैसे ही वो कशिश ख़त्म होना शुरू हुई तो वो लहर दोबारा से वापस नीचे को आई। और उसके नीचे आने से एक वहाँ पर बिग बैंग हुआ। जी, बिग बैंग। साइंटिस्ट उस धमाके को, जब वो लहर, उस लहर का पहाड़ जिसके साइज़ के मुतल्लक we cannot imagine the size of that mountain on the surface of the sun, कि उसका इतना ज़ोरदार धमाका था, उस ज़ोरदार धमाके को द बिग बैंग का नाम दिया गया। और इसी से फिर एक द बिग बैंग थ्योरी जो है वो जन्म लेती है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके मुताबिक ये एक ऐसा ज़ोरदार धमाका था जो आज से सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले वाक़या हुआ। उस धमाके की वजह से वो जो मोल्टन मैटर था, वो जब नीचे गिरा तो वो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और उस ज़ोरदार धमाके की वजह से उस मोल्टन मैटर के जो छींटे थे वो सूरज के अंदर से बाहर निकलकर स्पेस में आ गए। और सूरज की कशिश की वजह से वो जो टुकड़े थे वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए। सूरज के गिर्द वो बड़े और छोटे टुकड़े वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए। उन टुकड़ों के मुतल्लिक़ कहा जाता है, दे वर ग्रेट एंड स्मॉल बॉडीज। उन टुकड़ों को साइंसदानों ने फिर प्लैनेट्स का नाम दिया। जी, प्लैनेट्स, ये वही प्लैनेट्स हैं जिनमें से एक हमारी ज़मीन भी है। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये वक्त के साथ साथ खला के अंदर, खला की ठंडक की वजह से ठंडे होना शुरू हुए। मगर फिर भी इनमें से कुछ सियारे जो कि सूरज के बिल्कुल करीब है, जैसे कि मरकरी, अतार्द, वीनस, ज़हरा, ये इंतहाई करीब है सूरज के, तो ये बहुत गर्म है। इनके ऊपर ज़िंदगी का इम्कान
नामुमकिन है। और जब हम अपनी ज़मीन को देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर है जो ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। इसी के करीब एक और सियारा है जो मार्स है, मरीख। उसके मुतल्लिक भी यही कयास किया जाता है कि उसका टेम्परेचर भी ऐसा है कि वहाँ पर लाइफ का इम्कान मौजूद है। और फिर जब हम इसके आगे चलते हैं तो जो दूसरे सियारे हैं जो कि सूरज से बहुत दूर है, वो बहुत ही ठंडे हैं। तो उनकी ठंडक की वजह से वहाँ पर ज़िंदगी का इम्कान मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्चुअली ये जो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के करीब हैं वो इंतहाई गर्म है, और जो सूरज से बहुत दूर है वो इंतहाई सर्द है। तो जो बहुत सर्द है और जो बहुत गर्म है, इन दोनों ही किस्मों के सियारों पर ज़िंदगी का इम्कान मौजूद नहीं। अगर ज़िंदगी मौजूद है तो वो इन दोनों के दरमियान जो सियारा हमारा ज़मीन है उसके ऊपर ज़िंदगी मौजूद है, और हम उसकी एक चलती फिरती मिसाल हैं। इसके बाद जब हम इस ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बात करते हैं तो सर जेम्स जीन्स हमें ये बताते हैं कि इस ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो इंतहाई सादा है। सर जेम्स जीन्स कहते हैं लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या है? एक सादा सा एक जानदार खलिया है जिससे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ये एक बड़ा ही सिंपल आगाज़ था, और इस सिंपल आगाज़ के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स लाइफ जो है वो नज़र आना शुरू हुई, और उस कॉम्प्लेक्स लाइफ के हवाले से हम फिर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि जो इंसानी शक्ल है ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लाइफ है जिसके मुताल्लिक़ साइंसदान फिर से अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस करते हैं कि किस तरह से ये जो मौजूदा एक इंसानी शक्ल है ये वजूद में आ सकती है। तो साइंसदानों ने फिर इस हवाले से जो स्टडी की, और उस स्टडी के अंदर हमें पता चलता है कि एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट जो डार्विन है, उसने अपनी सालों की स्टडीज़ के बाद ये नतीजा दिया कि इंसान जो है ये एक उसी सादा ज़िंदगी की आखिरी स्टेज है इस वक्त तक की, जो उस सादा खलिए से चलती हुई जानवरों की शक्ल में और फिर अल्टीमेटली इस इंसानी शक्ल में सामने आई। हमें नहीं पता कि शायद आने वाली सदियों में ये इंसानी शक्ल मज़ीद बदले या ना बदले, मगर यहाँ पर मैं
इस मखमसे को जिसमें हमारे साइंटिस्ट पड़े हुए हैं, जो कि हमेशा से ही फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, मगर यहाँ पर ये सारा लेसन जो है इसके अंदर असम्पशन की बुनियाद पर सर जेम्स जीन जो है वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस लेसन को एक साइड पर रखते हुए ये बताना चाहूँगा कि बीइंग मुस्लिम्स वी बिलीव दैट वी ऑल वर क्रिएटेड बाय अल्लाह एंड वी नो कि कब अल्लाह ने हमारी ये शक्ल तख्लीक की। हमें पता है कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। मुसलमानों का ये अकीदा है और मुसलमानों की किताब कुरान मजीद में ये वाज़े लिखा हुआ है। इस कायनात को 6 दिनों और 6 रातों के अंदर बनाया गया। और फिर दूसरी बात कि इसके अंदर इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में भेजा गया। तो लिहाजा ये हमारा बतौर मुस्लिम एक अकीदा है और हम ये सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कायनात कब बनी और इसके अंदर इंसानी जो ज़िंदगी है इसकी तख्लीक कब हुई। मगर साइंसदान क्योंकि मज़हब को नहीं मानते, मज़हब को एक साइड पर रखते हुए फैक्ट्स या फिर ऐसे असम्पशंस जो कि फैक्ट्स के ऊपर मबनी होते हैं उन्हीं का यकीन करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये साइंसदान जो है हमें इस तरह की मिसालें देते हैं, जैसा कि डार्विन की जो थ्योरी है उसके मुताबिक इंसानों की जो मौजूदा हालत है ये जानवरों से होती हुई एक इर्तकाई अमल पूरा करती हुई इस हालत में पहुंची हुई है। अब इसके बाद सर जेम्स जीन इस लेसन के अंदर इस कायनात के जो वंडर्स हैं उनके हवाले से बात करते हुए ये कहता है कि आवर यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग टू अस। अब हम जब ये बात सुनते हैं तो फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये जो कायनात है ये क्यों कर फ्राइटनिंग है। तो इस हवाले से सर जेम्स जीन्स ये बताते हैं कि ये जो कायनात है ये इसलिए फ्राइटनिंग है कि इसके अंदर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस मिलते हैं, हम लंबे लंबे फासले देखते हैं। इवन क्योंकि हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं तो ज़मीन के अंदर इतने बड़े बड़े लंबे लंबे फासले हैं कि हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इस ज़मीन से अगर हम बाहर निकलें तो वो जो फासले प्लैनेट्स के दरमियान में फिर स्टार्स के दरमियान में मौजूद है उनकी वसअत क्या होगी, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक तो वजह ये हो गई कि इसके अंदर जो लंबे लंबे फासले हैं इसकी वजह से हम इस कायनात को एक डरा देने वाली चीज़ के तौर पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमें यह मिलता है कि ये कायनात इसलिए भी डरा देने वाली है कि इसके अंदर ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, यानी कि जो वक्त के बहुत बड़े बड़े दौरानिए हैं वो भी हमें डरा के रख देते हैं कि हम
आज से अरबों साल पहले की बात करते हैं, जो सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो का वाक़या है, वो अरबों साल पहले का वाक़या है, जब एक सितारा सूरज के करीब चला गया था। तो इस तरह ये कायनात हमारे लिए डरा देने वाली चीज़ है। नंबर 3 पॉइंट, स्पेस के अंदर, इस कायनात के अंदर जो हमारी लिटलनेस है, ये भी हमें डरा देती है कि इस कायनात के मुकाबले में हमारा घर चाहे कितना ही क्यों ना बड़ा हो, वो फिर भी इस कायनात के मुकाबले पर एक बहुत ही छोटी या अदना सी चीज़ है। इस तीसरे पॉइंट के बाद एक चौथा पॉइंट भी हमें मिलता है इसी किताब के अंदर कि ये कायनात हमें क्यों डरा देती है। तो वो चौथा पॉइंट ये है कि हम अपने आप को इसके अंदर अकेला पाते हैं। Our loneliness is another point that makes this universe so frightening to us. Or last but not the least, but above all, there is no sign of life like us on any other planet. किसी दूसरे सियारे पर हमारे जैसी जिंदगी की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये 5 पॉइंट हमें इस लेसन के अंदर मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये एक डरा देने वाली चीज़ है। इसके आगे जब हम लेसन में निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो स्टार्स हैं, दे आर टू हॉट टू लिव ऑन, यानी कि सितारे बहुत ही गर्म हैं कि इनके ऊपर रहा नहीं जा सकता। नोबॉडी कैन सर्वाइव ऑन द स्टार्स। और दूसरी तरफ सर जेम्स जीम्स हमें यह भी बताते हैं कि ये जो स्टार्स जिस खला के अंदर मौजूद है, वो स्पेस इंतहाई कोल्ड है, बहुत ही ठंडी है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। ये खला, ये स्पेस इंतहाई सर्द है, जिसके अंदर टेम्परेचर जो है नुक्ता इंजमाद से भी नीचे 484 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और दूसरी तरफ स्टार्स हैं जिनके अंदर टेम्परेचर जो है दैट इज़ टू हॉट टू लिव ऑन, तो वो इतना गर्म है कि उन सितारों के ऊपर रहा नहीं जा सकता। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी के इम्कान के लिए इस कायनात के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ द सूटेबल और द मॉडरेट टेम्परेचर। एक मॉडरेट टेम्परेचर is the basic thing required for the existence of life in this universe. और वो जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो इस कायनात के अंदर इस ज़मीन के ऊपर ही मयस्सर है। इसीलिए इस ज़मीन के ऊपर हम एक इंसानी शक्ल के अंदर वजूद रखते हैं और हम अपने इर्द गिर्द इंसानी रूप के अलावा, इंसानी ज़िंदगी के अलावा हमें एक हैवानी ज़िंदगी भी मिलती है।
हम अपने इर्द गिर्द जानवरों को, परिंदों को देखेंगे, हशरात को देखेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि लाइफ जो है कैन ओनली एग्जिस्ट ऑन दोज नैरो बेल्ट्स which have quite suitable conditions for the existence of life। तो ये जो नैरो बेल्ट्स हैं, इनसे मुराद ऐसे जगह हैं, ऐसी वो जगह जहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ही मुनासिब हो, न बहुत गर्म न बहुत सर्द, वहीं पर ज़िंदगी का इम्कान मौजूद होगा। बाकी किसी और जगह पर ज़िंदगी का इम्कान मौजूद नहीं है, जो या तो बहुत सर्द है या बहुत ही गर्म है। और जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं इस लेसन के अंदर, तो हमें ये भी पता चलता है कि ये जो हमारी ज़मीन है, ये एक प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है, ये सूरज का एक प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ये सूरज कुछ सियारों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। उनमें से एक सियारा हमारी ज़मीन है। और इस प्लैनेटरी सिस्टम के हवाले से हमें इस लेसन के आखिरी हिस्से में ये बताया जाता है कि अगर 1,00,000 सितारे हों तो उनमें से हमारे सूरज जैसे जो एक सितारे हैं, वो शायद उन 1,00,000 सितारों में से हमारे सूरज जैसा सितारा एक ही हो। मतलब ये कि इस तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स जो हैं वो आम नहीं हैं, वो भी रेयर हैं। तो इस तरह हमें इस लेसन के अंदर ये पता चलता है कि ये जो कायनात है, ये ऐसे डरा देने वाली, ऐसे जो वंडर्स हैं उनसे भरी पड़ी हुई है। और ख़ुसूसन जो इसके अंदर हेवनली बॉडीज़ हैं, जिनके अंदर हम स्टार्स, प्लैनेट्स और सूरज, चांद, सितारों का जिक्र करते हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक हैरत में गुम कर देती हैं और हम एक अजीब मखमसे का शिकार हो जाते हैं। मगर हमें इनको पॉजिटिवली लेना चाहिए, बजाय हम इनको देखकर मफरूज़े कायम करें और मफरूज़ों की ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। हमें इनसे ये पॉजिटिव लेसन लेना चाहिए कि ये निज़ाम जो चल रहा है और बड़ी स्मूथली और बड़े ही एक प्रॉपर जो अरेंजमेंट्स हैं उसके मुताबिक चल रहा है, तो ये अरेंजमेंट्स किसी के किए हुए हैं और इसका करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और बतौर मुस्लिम हमारा ये यकीन है कि ये निज़ाम जो है वो अल्लाह का कायम करदा है
और इसीलिए ये सारे सितारे, सूरज, चाँद, सितारे, प्लैनेट्स, ये अपने अपने मदारों के अंदर जो है वो हरकत कर रहे हैं। अगर इनको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो तो शायद ये आपस में टकरा कर क़यामत बर्पा कर चुके हों। और इसीलिए हम ये कयास करते हैं कि जब अल्लाह ने क़यामत बर्पा करनी है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। क़यामत बर्पा करना उस अल्लाह के लिए इतना ही आसान है जितना कि इस कायनात के निज़ाम को चलाना उसके लिए आसान है। तो यहाँ इस लेसन को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस लेसन के अंदर इस कायनात के अंदर जो एक बिग बैंग हुआ उसके मुतल्लक बताया जाता है, और उस बिग बैंग के नतीजे से और उस बिग बैंग के नतीजे में हमारी ज़मीन वजूद में आती है, और फिर उस ज़मीन के अंदर हमारी जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ होता है। और उस आगाज़ के मुतल्लक हमें बताया गया है इस लेसन के अंदर, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई वो बातें की जाती हैं जो कि सितारों के हवाले से हैं, प्लैनेट्स के हवाले से हैं, सितारों के टेम्परेचर के हवाले से हैं। फिर जब टेम्परेचर की बात आती है तो वो ज़िंदगी के इम्कान के लिए एक ऐसा टेम्परेचर हमें जानने को मिलता है जो कि मॉडरेट टेम्परेचर कहलाता है, और उसी मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से ज़िंदगी वजूद में आती है। यहाँ मैं आखिर पर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आइंदा आने वाले जो लेसन्स हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकें, और घर बैठकर जब आपका दिल करे आप इसको सुनकर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।